Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss some of the MCQ from Indian Penal Code. So this is the part 1. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. So the first question is, dishonestly has been defined as doing anything with intention to cause wrongful gain to one person and wrongful loss to another. कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है dishonestly को? ऑप्शंस आर सेक्शन 21, सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25. तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 24. सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया है आईपीसी में. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. जब कोई भी एक्ट बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में किया जाता है, तो ऑप्शंस आर each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Second option, each of such person is liable for his own overt act. Third option, each of such person shall be liable according to the extent of his participation in the crime. And last option, both B and C. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him अलोन. तो ये जो कॉमन इंटेंशन है ये कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आपका आईपीसी में? सेक्शन 34 में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग दिस कोड्स इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. कौन सा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इंक्लूड किया गया है? सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड या फिर कोई भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन पिनल कोड. तो इंडियन पिनल कोड को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी. अभी मैंने बताया सेक्शन 34 क्या डिफाइन करता है. क्रिमिनल इंटेंशन को डिफाइन करता है, कॉमन इंटेंशन को डिफाइन करता है. अब इसके ऑप्शंस क्या हैं? क्रिएट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, इज ए रूल ऑफ एविडेंस, बोथ ए एंड बी या नीदर ए और नॉर बी. तो क्या होता है, जो सेक्शन 34 है जिसमें क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया है, वो मैज एक रूल ऑफ एविडेंस है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. वो बस एक रूल ऑफ एविडेंस है, वो कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है. ठीक है, सो अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, How many types of punishment have been prescribed under the Indian Penal Code? इंडियन पिनल कोड के अंदर कितने प्रकार के पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ये आपको बताना है. तो ऑप्शंस है 3, 6, 5 या फिर 4. तो आपका हो जाएगा आंसर इसमें 5. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन पिनल कोड. वो कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए. पहला हो गया आपका डेथ पेनाल्टी. दूसरा हो गया आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तीसरा हो गया आपका इम्प्रिजनमेंट. चौथा हो गया आपका फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. और पांचवा हो गया आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. तो ये आपके हो गए टोटल 5 प्रकार के पनिशमेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्रूएल्टी इंक्लूड्स. 498A किसके बारे में बात करता है? 498A बात करता है आपका डॉरी डेथ के बारे में. तो उसके अंदर जो क्रूएल्टी है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शंस है आपके पास, हैरासमेंट ऑफ वुमेन, फिजिकल क्रूएल्टी ओनली, मेंटल क्रूएल्टी ओनली या फिर क्रूएल्टी बाय वाइफ. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैरासमेंट ऑफ द वुमेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So the next question is, in case of an offence punishable with fine only, an offender who is sentenced to pay a fine of not exceeding ₹100 but exceeding ₹50, the imprisonment in default of payment of fine shall not exceed. जब कोई भी ऑफेंस सिर्फ फाइन के द्वारा पनिशेबल हो, मतलब उसमें पनिशमेंट सिर्फ आपको फाइन दिया गया हो, उसमें कोई आपको जेल वगैरह नहीं दिया गया हो, तो उस केस में अगर आप वो फाइन पे करने से डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपको कितने दिन की सज़ा हो सकती है या फिर कितने महीने की सज़ा हो सकती है?
ऑप्शन है आपके पास 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4 मंथ्स। ठीक है, आपका अगर फाइन जो कि 100 रुपये से एक्सीड नहीं करता है लेकिन 50 से ऊपर है लेकिन 100 से नीचे है, अगर वो आप फेल कर जाते हैं पेमेंट करने में इस फाइन को, तो आपको 4 महीने तक की सज़ा हो सकती है। 4 महीने तक की, 4 महीने की नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर। सेक्शन 64 आईपीसी में क्या कहता है? तो ऑप्शन है आपके पास नेचर एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, या फिर नेचर एंड मिनिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, या फिर नेचर बट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, एंड लास्ट ऑप्शन इज लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन बट डज नॉट प्रिस्क्राइब द नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। तो इसका आंसर होगा आपका सी, नेचर बट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू बी। जो सेक्शन 73 है आईपीसी का, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक्शन 73 के तहत कितना मैक्सिमम लिमिट हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स। तो अगर आपने सेक्शन 73 देखा होगा तो उसमें 3 महीने तक का अधिकतम सजा, मतलब अधिकतम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो 3 मंथ्स इज द आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर कोई भी ऑफेंडर जिसको 6 महीने तक की सजा दी गई है, मतलब 6 महीने से एक्सीड नहीं करता है, 6 महीने तक की सजा दी गई है, तो उस केस में उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन तक की दिया जा सकता है, कितने दिन तक के लिए दिया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास सेल नॉट एक्सीड 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल नॉट एक्सीड 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल नॉट एक्सीड 2 मंथ्स, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल नॉट एक्सीड 45 डेज। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल नॉट एक्सीड 1 मंथ। अगर आपके पास कोई भी इम्प्रिजनमेंट है जो कि 6 मंथ से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक का ही दिया जा सकता है। 1 महीने से ऊपर नहीं हो, 1 महीने से नीचे आप दे सकते हैं लेकिन 1 महीने से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन इज द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ कंटेन्ड इन। ये जो गुड फेथ का डेफिनेशन बताया गया है इसमें। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि गुड फेथ का जो ये डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में ऑफ आईपीसी दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 29, सेक्शन 29A, सेक्शन 52 या फिर सेक्शन 52A। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है गुड फेथ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल एक्सेप्शंस आर कंटेन्ड इन। जनरल एक्सेप्शन कौन से चैप्टर में दिया गया है ऑफ आईपीसी? आपके पास ऑप्शंस हैं चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 6। तो अगर आपने आईपीसी थोड़ा सा भी देखा होगा, उसका इंडेक्स भी देखा होगा, तो आपको पता होगा कि चैप्टर 4 में आपका जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक्स, अर्जेंट नेसेसिटी वगैरह वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 76 provides that nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of। सेक्शन 76 के बारे में पूछ रहा है कि सेक्शन 76 प्रोवाइड करता है that nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of। ऑप्शंस है mistake of fact in good faith believes himself to be bound by law to do it। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। थर्ड ऑप्शन है mistake of fact believes himself to be bound by morals to do it, या फिर all of the above। तो क्या होगा आंसर आपका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अगर आपने सेक्शन 76 पढ़ा होगा तो यही कहता है ये। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, इसके लिए 2 सेक्शंस हैं आपके आईपीसी में, 76 और 79, जो कि जनरल एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 79। देखिए अभी मैंने बात की सेक्शन 79 और 76 के बारे में, और सेक्शन 79 का क्वेश्चन आ गया। सो क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 79 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन who is justified by law or who by reason of mistake of fact in good faith believes himself to be. Options है bound by law to do it, second option justified by law to do it, C bound by morality to do it, या फिर all of the above। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा justified by law to do it। ठीक है, let's move forward to next question। So the next question is the maxim ignorantia juris non excusat means। ये जो मैक्सिम दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ignorance of law is no excuse, ऑप्शन बी ignorance of fact is no excuse, ऑप्शन सी ignorance of law is an excuse, या फिर ऑप्शन डी ignorance of fact is an excuse। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर साफ साफ है कि ये हो जाएगा। मैक्सिम का मतलब होता है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, का मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपका फैक्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको लॉ एक्सक्यूज कर देगा, लॉ आपको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि मुझे लॉ ही नहीं पता था, अब आपने मर्डर कर दिया और आप बोल रहे हैं कि मुझे लॉ ही नहीं पता था कि मर्डर होने पर फांसी की सजा दी जाती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तो उस केस में ये जो आपके पास इग्नोरेंस है लॉ का, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो मैक्सिम है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इस बारे में ही बात करता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज बीन डेल्ट विथ इन। एक्सीडेंट जो है वो एक्सेप्शन, जैसे अभी मैंने बात किया कि जनरल एक्सेप्शन 76 से स्टार्ट हो जाता है आपका, 76 से लेकर करके 106 तक आपका जनरल एक्सेप्शन है, जो कि चैप्टर 4 में ऑफ आईपीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन डेल्ट विद इन। एक्सीडेंट का जो एक्सेप्शन है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 78 में दिया गया है, सेक्शन 78 में दिया गया है, सॉरी सेक्शन 77 में दिया गया है, सेक्शन 78 में दिया गया है, 80 में दिया गया है, या फिर 82 में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 80 हो जाएगा। सेक्शन 80 में ही एक्सीडेंट के बारे में दिया गया है एज ए जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव व्हेन ही हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन 2 इविल्स इज इलस्ट्रेटेड इन। क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी 2 इविल्स के बीच में चुनना हो तो वो क्या चुनेगा, इसके बारे में कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि जनरल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 4 में डिफाइन किया, डिस्कस किया हुआ है, उसके अंदर 76 से लेकर करके 106 तक टोटल सेक्शन आते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ दी गई है। तो ये जो बात कर रहा है ये मेनली बात कर रहा है आपका अर्जेंट नेसेसिटी के बारे में, अर्जेंट नेसेसिटी के बारे में, जो कि डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 81 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 81, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनफैंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। अब इनफैंसी एक एक्सेप्शन दिया गया है उसी चैप्टर 4 के अंदर ही, वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है 80, 81, 82 या फिर 84। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 82 में। 82 में डिफाइन किया हुआ है इनफैंसी के बारे में एज अ एक्सेप्शन। 82 में मेनली दिया हुआ है जो कि 0 से 7 ईयर्स तक के चाइल्ड के बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद 83 भी उसमें आता है जिसमें 7 to 12 ईयर्स चाइल्ड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मेनली ये दोनों सेक्शन को हम लोग डोली इन कैपेक्स बोलते हैं, डोली इन कैपेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर। अभी मैंने बताया सेक्शन 82 के बारे में, इसका तो ऑप्शन आप लोग डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? 6 ईयर्स ऑफ एज, 7 ईयर्स ऑफ एज, 9 ईयर्स ऑफ एज या फिर 10 ईयर्स ऑफ एज। अभी मैंने बताया कि 82 जो है सेक्शन
वो 0 to 7 years ऑफ एज के बारे में बात करता है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7 years ऑफ एज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ होली इन कैपेक्स, पार्शियली इन कैपेक्स, बोथ ए एंड बी, एंड इधर ए और बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका होली इन कैपेक्स। सेक्शन 82 टॉक्स अबाउट होली इन कैपेक्स, जो कि 82 बात करता है 0 to 7 years तक के चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।